हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज एक बार फिर से इस बार ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल के भी इंक्लूड किए हैं, तो बेसिक वाले भी ज़रूर देखना, अच्छी मैथ्स की प्रैक्टिस हो ही जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और अगेन इस बार भी हमारा टारगेट रहेगा 1 मिनट के अंदर अंदर एमसीक्यू को सॉल्व करना है। हालांकि थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाता है क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ सॉल्व करने के अलावा। सो द नेक्स्ट दैट इज फोर्थ टर्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक छोटी सी गड़बड़ ये है कि ये सब रूट में है, ठीक है। ऑप्शंस भी यहां पर सब रूट में है, ठीक है। अब क्या बोला है, फोर्थ टर्म। अब 18 लिखा है, तो 18 एक किसी परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल में आता है क्या? कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 18 आता हो? 9 के टेबल में 9 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। सो 9 इंटू 2, और 9 का बाहर आ जाता है 3, सो इट बिकम्स 3√2। सेम ये 25 इंटू 2, 25 का बाहर आता है 5, सो 5√2। सेम ये 49 इंटू 2, 49 का बाहर आया 7, सो 7√2। और इसके जस्ट अगला अगर मैं ध्यान से देखूं, ऑर्डर देखूं तो 3, 5, 7, 9, सो 9√2 मेरा अगला नंबर आता है। अब अगला टर्म 9√2 है जो कि ऑप्शन में तो है नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ 9 को भी हमें अंदर भेजना पड़ेगा, और 9 जब अंदर जाएगा तो वो 81 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर, और इंटू 2 इट बिकम्स √162 विच इज ऑप्शन सी। डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x/3 इक्वल टू 2 साइन ए, यानी कि x/3 की वैल्यू हमें दी है 2 साइन ए, सो कह सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी यहां पर? 6 साइन ए। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है y/3 का वैल्यू cos ए, सो कह सकते हैं y की वैल्यू क्या होगी? 3 cos ए। अब क्वेश्चन में हमें पूछा ये x2 y2 नहीं है, x² y² है। सो x² y² की वैल्यू जाननी है, तो x² y² पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। x² होगा क्या? इसका स्क्वायर क्या होगा? 36 साइन स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर यानी y², इट बिकम्स, सॉरी ये भी 6 होगा, 6 यहाँ पे 2 cos ए है, सो 36 cos स्क्वायर ए। और x² प्लस y² अगर ऐड करेंगे, यानी इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 36 साइन स्क्वायर ए प्लस 36 cos स्क्वायर ए। यहाँ पर अगर मैं 36 ध्यान से देखूं तो कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो करेक्ट आंसर इज 36 विच इज ऑप्शन ए। साइलेंट है ना, देख लेना। नेक्स्ट, इफ 4 sec थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है, तो क्लियरली यहां पर हम 4 sec थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0, सो 4 sec थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारी? 5, तो sec थीटा की वैल्यू निकल के क्या आती है यहाँ पर? 5/4। अब तो हमको मिल गया sec थीटा, ढूंढना क्या है हमें? cot थीटा। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ट्राइंगल बनाया, एंगल ले लिया यहाँ पर थीटा। अब sec होता है क्या है? cos का रेसिप्रोकल। cos होता है a/h, तो sec क्या हुआ? h/a, यानी h/a। सो ये हमको कितना मिलेगा? 3। सो tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी? cot थीटा की ढूंढनी, सॉरी। सो cot थीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी? a/o विच इज 4/3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप इट इज क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, फटाफट हम कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि बहुत पेस ज़्यादा था, वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस? ठीक है, इस इक्वेशन में लाइन्स किस तरह की बनेगी? तो दोनों मतलब कोएफिशिएंट्स जो है उनका रेशियो फाइंड आउट करता हूं। 3/6 कितना मिलेगा? 1/2। 4/8 कितना मिलेगा? अगेन 1/2। 5/7 सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, सिर्फ ये। तो ये दोनों तो इक्वल आए, लेकिन जो तीसरा वाला रेशियो है दैट इज C1/C2 वो इक्वल नहीं आया। और ऐसा कब होता है? जब लाइन्स पैरेलल हो, यानी पहले दो रेशियोज इक्वल, तीसरा नॉट इक्वल। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा करना है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c/a, a और a कैंसिल हो गया, क्या बचा? -b/c। अब माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है हमारी? -6। c की वैल्यू क्या है हमारी? 21। सो ये बनेगा 6/21, 3 से कटेगा तो 2/7। सो 2:7 हमारा करेक्ट रेशियो निकल के आता है। सो इस तरीके से हमें करना था। अब यहाँ पर भी
इन वर्ड प्रॉब्लम से इस तरीके से अगर स्टेटमेंट लिखा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सा लॉजिक है, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ये दोनों, और इन्हीं का रेशियो हमें फाइंड आउट करना था, तो इनका रेशियो हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये हमें वैल्यूज दी हुई है और इनका मीन दिया हुआ है 7। ठीक है, मीन 7 दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। तो बड़ा ही सिंपल होता है, मीन होता क्या है, एवरेज, सभी टर्म्स का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3 + 5 + 10 + 5 होल डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2, ये पूरा एक ही टर्म है 3, ये पूरा एक ही टर्म है 4 5 6 7, टोटल 7 टर्म्स है, इक्वल टू हमारा मीन कितना है 7। सो ये 7 उधर चला जाएगा तो 49, और नंबर्स को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं 9 2 9 11 11 और 6 17 17 3 20 25 30 40, सो 40 + 3x इक्वल टू 49, 3x इक्वल टू 9, सो x विल बी 3। सो x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, ऑप्शन डी विच इज 3। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। क्या किया हमने, सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, और x + 6 का मतलब 2 टर्म नहीं होते, ये पूरा एक ही टर्म है, कॉमा के हिसाब से हमें देखना है, तो ये एक टर्म हुआ, तो टोटल 7 टर्म्स, 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और सिंप्लीफाई करा है एक ही वेरिएबल की इक्वेशन को। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 1 ticket is drawn randomly from a bag containing tickets numbered 1 to 40। ठीक है, 1 से लेके 40 तक नंबर वाली टिकट्स है और रैंडमली एक टिकट निकाली, और हमें जानना है मल्टीपल ऑफ 7। तो पहले 1 से लेके 40 तक मल्टीपल ऑफ 7 कौन कौन से नंबर आते हैं, 7 14 21 28 35, दैट्स इट। इससे ज्यादा फिर क्या होता है, यहाँ पर 40 से बड़ा नंबर मिल जाता है। सो 1 2 3 4 5, सो 5 डिवाइड बाय टोटल टिकट्स 40, सो 1/8 हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता है क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब ये 5 डिवाइड बाय टोटल आउटकम 40 टिकट्स है। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर बोला है, सेक्टर का पेरीमीटर होता क्या है, ये कई बार पूछा है, और इसमें बच्चे कई बार मन में ऐसा आता है कि टेक्स्ट बुक में तो इसका फॉर्मूला ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो सेक्टर एक्चुअल में होता कैसा, पिज्जा की स्लाइस जैसा होता है। तो पिज्जा की स्लाइस में 2 पार्ट्स है, एक तो ये दोनों क्या है, रेडियस, और ये क्या है, कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ आर्क है, जो सर्कल की आर्क होती है उसकी लेंथ। सो कह सकता हूं इसका फॉर्मूला क्या बनता है, θ/360 × 2πr + 2r, ये होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। सो यहां पर अब वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा 60 डिग्री है, इंटू 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारा 21 प्लस 2 × 21। अब यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, एंड 2 और 2 भी कैंसिल, अकेला इस पूरे में बच गया 22 और यहाँ बच गया 42। दोनों को ऐड करेंगे तो 64 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर निकल के आता है, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10p, नहीं है ये 10π है एक्चुअल में। सो लेंथ ऑफ आर्क होता क्या है, θ/360 × 2πr, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 10π, और इसमें एंगल सबटेंडेड यानी बेसिकली थीटा की वैल्यू पूछी है, सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, यानी ये कुछ आर्क है, सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है, दोनों का ये जो रेडियस है वो दिया हुआ है हमें, लेंथ ऑफ आर्क भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे पाई और पाई तो कैंसिल हो गया, वैल्यूज पुट कर देते हैं, थीटा के अलावा सब कुछ उधर, ठीक है, इंटू 360 डिवाइड बाई 2 भी नीचे आएगा, और रेडियस की वैल्यू 12 वो भी नीचे आएगा। सो 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा 15 × 10 कितना होता है 150। सो थीटा की वैल्यू कितनी आई 150 डिग्री, विच इज ऑप्शन डी। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ नहीं था, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ था, सिंपली फॉर्मूला लगाया, इक्वेट किया, सॉल्व किया, दैट्स इट। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ लीविंग रिमाइंडर 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। तो सिंपल सी बात है, देखो
ये दोनों रिमाइंडर है 5 और 7, तो पहले तो रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना मिलेगा यहाँ पर 1 गया, सो 280 माइनस 4 इज 276, और इसमें 7 रिमाइंडर है, सो क्या मिलेगा 1242। अब इन दोनों नंबर्स का हम ढूंढ लेते हैं HCF, सो 2138 269 323 और 23 1 जा, राइट, 3 2 जा एंड 3 3 जा, और वैसे ही 1242 इन दोनों का, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, सो 2621, यस, देन ये 3 से जाएगा, सो 3207, अगेन 3 से जाएगा 3627 9 जा, अगेन 3 से जाएगा 2323 1 जा। सो अगर अब इन दोनों में मैं HCF की बात करूं तो HCF क्या मिलेगा, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है और एक 23 कॉमन है, सो 2 इंटू 3 इज 6, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 1 13, सो 138 हमारा आंसर निकल के आता है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या, एक और बार अगर मैं समझाऊं तो 138 से 281 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर मिलेगा, 138 से डिवाइड करूंगा अगर 1249 को तो 7 हमें रिमाइंडर मिलेगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टर्म्स इज, बहुत सिंपल, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an यानी लास्ट टर्म, nth टर्म, वो दिया हुआ है 111, फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 3, कॉमन डिफरेंस भी क्लियरली 3 का है, क्लियरली देख सकते हैं, 6 माइनस 3 करो, 9 माइनस 6 करो, कुछ भी कर सकते हो, 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 108, और ये जो 3 मल्टीप्लिकेशन का है वो कहाँ जाएगा, डिवीजन में, क्योंकि अब अकेला ये सिंगल टर्म बचता है, सो 3 डिवीजन में गया, सो 108 डिवाइड बाई 3 हमें कितना मिलेगा 36, सो n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी मिली 37, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 37 हमें यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at its center, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। एक सर्कल है, एक कॉर्ड है, सेंटर पे एंगल बना रही है यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये हमें फाइंड आउट करना है, कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, यानी AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर AB के स्क्वायर के बराबर होगा। ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। रेडियस की वैल्यू दी हुई है, सो ये होगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा AB। अब AB स्क्वायर से AB में जाऊंगा तो ये रूट लग जाएगा। अब यहाँ पर ये मैंने पहले भी टिप दी हुई है, ट्रिक बताई हुई है, कभी भी अगर आपको कोई दो चीज़ों का स्क्वायर का सम दिखे और दोनों नंबर सेम टू सेम हो और उसका स्क्वायर रूट ढूंढना हो, यानी a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 में मैंने बताया हुआ है, इसे हम डायरेक्ट a√2 लिख सकते हैं। तो क्या ये भी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर के फॉर्मेट में, यानी इसी फॉर्मेट में है, तो इसे डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं 10√2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी इस कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी 10√2 सेंटीमीटर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, इन तीनों का एलसीएम बताना है तो वेरी इजी, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, सो 2 14 2 7 7 1, सो ये क्या बन गया 2 इंटू 7। 44 का देख लेते हैं, सो 2 2 2 2 11 11 1 जा, सो ये क्या बनेगा हमारा 2 इंटू 11, एंड लास्ट नंबर इज 132, सो 2 6 6 2 3 3 3 1 1 एंड 11 1, सो ये बना हमारा 2 इंटू 3 इंटू 11। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था यहाँ पर एलसीएम। सो एलसीएम में सबसे पहला नंबर, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्लियरली 2 है, 2 मैक्सिमम, लेकिन 2 बार ही है सब में, सो मैं 2 बार कंसिडर करूंगा। अगला नंबर है 3 मैक्सिमम एक ही बार है। अगला नंबर है हमारा 7, वो भी एक ही बार है। अगला नंबर है 11, वो भी एक ही बार है। अब यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 4 4 3 12 12 7 84, 84 इंटू 11 हमें करना है। यहाँ पर भी अगेन आप थोड़ा सा अगर फास्ट फॉरवर्ड आपका दिमाग चले क्विकली शार्पली तो ध्यान से देखो, 84 इंटू 11 करना है,
लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4 1 जा 4, और चारों ऑप्शन में अगर मैं ध्यान से नजरें घुमाऊं तो चारों ऑप्शंस में से लास्ट में 4 सिर्फ डी ऑप्शन में, दैट इज 924। सो द करेक्ट आंसर इज 924। थोड़ा टाइम बचाने के लिए जस्ट मैं ये बता रहा हूं, बट क्रॉस चेक आप कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन आप आराम से कर सकते हो। बट मैथ्स में जरूरी चीज ये है कि एमसीक्यूज में इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है कि पीछे थियरी पार्ट में 5-5 मार्क, 10-10 मार्क, 15-15 मार्क तक का पेपर छूट जाता है। तो स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड, दोनों चीजें रखनी पड़ेगी। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना मिलेगा, 840 और 84 विच इज 924। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 553 देन देयर एचसीएफ इज। अमेजिंग क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में खास करके चालबाजी खेल ली जाती है, बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि ये 553 सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है, कोई काम का नहीं है। आंसर सिर्फ इतने पार्ट में ही छुपा है। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स होते ही वो नंबर्स है जिनमें आपस में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। तो दो नंबर्स यहाँ पे बोले हैं को प्राइम है, तो उनका एचसीएफ होगा क्या, क्लियरली डायरेक्टली 1। ठीक है, एचसीएफ होगा ही 1, दोनों में आपस में कॉमन फैक्टर ही 1 होता है, उन्हीं नंबर्स को को प्राइम बोला जाता है। नेक्स्ट, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स सो एंड सो, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। अब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपस में इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं माइनस बी बाई ए जो है वो सी बाई ए के बराबर है। ए और ए कैंसिल हो गया, माइनस बी इक्वल टू सी। माइनस बी का मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ -30, और c का मतलब 45k। 45 को नीचे भेज दूंगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, सो 30 डिवाइड बाई 45 इज k। 15 से अगर मैं कट करूं, 15 2 जा 15 3 जा, सो द करेक्ट आंसर इज 2/3 विच इज ऑप्शन डी। इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना था। 15 का आंसर क्या आया हमारा, 2/3। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, अब फिगर यहाँ पर मिसिंग है बट हम बनाने की कोशिश करते हैं। आर जे एंड आर एल आर टू टेंजेंट, सो एक कॉमन पॉइंट आर से टेंजेंट, तो कुछ इस तरह का ही फिगर बनेगा। ठीक है, आर यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, आर जे और आर एल ऐसे दो टेंजेंट बन रहे हैं, और क्या बोला हुआ है, आर जे एल, यानी यहां पर कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पर 42 डिग्री, और पूछा है जे ओ एल यानी इसका एंगल। ठीक है, ये 42 डिग्री है और इस सेंटर वाले का एंगल पूछा है, तो बारीकी से ध्यान देना, अगर ये 42 तो ये 42। रीजन बीइंग जे आर एल जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है दो साइड्स और वही दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये 42 तो ये 42, अब ये दोनों अगर 42 तो सम कितना हो गया हमारा यहाँ पर 84। अब ये अगर 84 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में से 84 गया तो कितना बचा, 96 डिग्री। अब 180 में से 96 गया तो यहां पर ये कितना मिलेगा, 84 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अच्छा, लास्ट स्टेप क्या किया, ये एंगल और ये एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, इन दोनों को मिला के एंगल सम जो है 180 डिग्री होता है। दूसरा तरीका एक और आप कर सकते थे, यहां पर पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, 90 में से 42 गया, यहां बचा 48, ये 48 तो ये 48, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते थे। 48 48 96, ये बचेगा आपका अगेन 184। नेक्स्ट, ये फिगर दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डी इज पैरेलल टू बी सी। वैल्यूज फटाफट नोट डाउन करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, AD 2.4, यानी ये दिया हुआ है 2.4, DB 4 और AE 2 और AC की लेंथ, यानी पूरे AC की लेंथ पूछिए। अब कभी भी अगर पार्ट्स सिनेरियो में हो, ये मैंने वन शॉट में भी बताया था, अगर ट्राइंगल की पूरी लाइन के पार्ट्स सिनेरियो में हो, ठीक है, इनको अगर काउंट करना है तो आप BPT यूज कर सकते हो। सो BPT के चलते करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, इसको मैं x मानता हूं। सो यहां पर ये अपॉन ये, यानी AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी 2.4 अपॉन 4 विल बी इक्वल टू 2 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x विल बी 8 अपॉन 2.4 विच इज, डेसिमल अगर मैं हटाऊं तो 80 अपॉन 24, 8 10 जा 8 3 जा, 10/3 सेंटीमीटर हमारा निकल के आता है। और 10/3 ऑप्शन में भी है
और बहुत सारे बच्चे खुशी से झूम के नाचते गाते 10/3 टिक करेंगे, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना। क्वेश्चन में पूछा क्या था, AC, और हमने फाइंड आउट क्या किया, x, जो कि सिर्फ और सिर्फ EC है। हमें ये पूरा AC फाइंड आउट करना है, यानी इतना पार्ट +2 करूंगा तो पूरा पार्ट मिलेगा। तो यानी हमें AC जो है एक्चुअल में कैसे मिलेगा, 10/3 +2 करने से, दैट इज 10 प्लस LCM लिया तो यहाँ पे आएगा 6, सो ये मिलेगा हमें 16/3 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन C। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर, ठीक है, पोल है 7.5 मीटर बड़ा, वो शैडो कितनी बड़ी बना रहा है, 5 मीटर की। पोल 7.5 मीटर बड़ा, शैडो 5 मीटर बड़ी, और उसी वक्त एंड ऑन द सेम ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर, एक टावर है जिसकी शैडो बन रही है कुछ 24 मीटर बड़ी, ठीक है। यहां पे मान लेता हूं ABC और इस ट्राइंगल को मान लेता हूं PQR। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है कि दोनों की शैडो बन रही है, तो एक चीज तो ध्यान रखना, सूरज से जो एंगल बनता है, सन से जो एंगल बनता है, सेम टाइम पे, एक ही वक्त पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए सेम एंगल बनेगा। यानी सन अगर कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, सन अगर कोई एंगल बना रहा है यहाँ पर अपनी किरणों की वजह से, ऐसे किरणों के लिए, तो दो ऑब्जेक्ट्स के लिए वो एंगल सेम है। तो अगर एंगल सेम है तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल सेम, और ये तो 90 डिग्री है ही, लीनिंग टावर ऑफ पीसा तो है नहीं कि थोड़ा टेढ़ा हो, एकदम परपेंडिकुलर ही है। सो 90-90 और ये एंगल इक्वल, सो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। MCQ में ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट थियरी में आ गया तो क्या, इसीलिए उस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल, ये x मान लेता हूँ, सो x डिवाइड बाई 7.5 इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 5, x डिवाइड बाई 5 ही मीटर था ना, यस, 7.5 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 24 इंटू, पॉइंट हटाता हूँ, नीचे डेसिमल ले लेता हूँ, इंटू 10, सो 5 1 जा 5 15 जा 5 2 जा 5 3 जा 2 1 जा 2 12 जा, सो 12 3 जा 36, सो 36 मीटर बड़ा यहाँ पर हमारा जो टावर है। टावर की हाइट ही हमें फाइंड आउट करनी थी, सो कितनी मिली हमें, 36 मीटर। नेक्स्ट, ये हमें दिया हुआ है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस वाई की। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इधर x का कोएफिशिएंट, इधर y का कोएफिशिएंट सेम है, इधर y का कोएफिशिएंट, इधर x का कोएफिशिएंट सेम है, तो कहीं ना कहीं LHS यानी ax प्लस by प्लस bx प्लस ay, इनको ऐड करूं और RHS यानी दिस प्लस जीरो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इधर x वाले में x कोएफिशिएंट अगर मैं कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी, y वाले में y कोएफिशिएंट कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, b प्लस ए। यहां पर आइडेंटिटी लग सकती है, सो ये बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। अब अगर ध्यान से देखा जाए a प्लस बी प्लस ए एक ही बात है, दोनों सेम ही होता है, तो इन दोनों में a प्लस बी मैं कॉमन ले सकता हूं। सो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इधर भी a प्लस बी है, इधर भी a प्लस बी है, ये आपस में कैंसिल हो गया। सो x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिली हमको, a माइनस बी, और x प्लस वाई की वैल्यू ही पूछी थी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C विच इज a माइनस बी। बहुत इंटरेस्टिंग सम था, बहुत ज़्यादा, ज़रूर देखना क्या लॉजिक लगाया, कैसे किया। नेक्स्ट, the HCF of two numbers is 13, LCM is 40x, then find the value of x। तो सिंपल है, LCM into HCF होता क्या है, दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। LCM हमें दिया हुआ है 40x, HCF हमें दिया हुआ है 13, और जो दो नंबर्स है वो है 65 और 104। ये 40 और 13 को नीचे भेज देता हूँ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो 65 इंटू 104 डिवाइड बाई 40 इंटू 13, 13 1 जा 13 5 जा 5 1 जा 5 8 जा। सो x की वैल्यू क्या निकल के आती है यहाँ पर, 8 1 जा 3 जा 13। सो करेक्ट आंसर इज 13।
इस तरीके से ये सॉल्व करना था। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सिंपल प्योर कैलकुलेशन किया और पूरा कैलकुलेशन इस बेसिक से कंसेप्ट पर बेस्ड था। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल जो है वो ऐसे दिया हुआ है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है p ऑफ 1 और प्लस p ऑफ 4 की, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 माइनस 5 प्लस 6, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 इज 2। और अगर मैं 4 पुट करूं, 4 ही है ना, हाँ, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, सो दिस इज 16 माइनस 20 प्लस 6, सो 6 प्लस 16 22 माइनस 20 इज 2। अब दोनों को हमें ऐड करना है, सो 2 प्लस 2 कितना मिलेगा हमें, 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 4। सिंपली हमें p ऑफ 1 और p ऑफ 4 को फाइंड करना था और उन्हें ऐड करना था। नेक्स्ट, बहुत ही ईजी 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था एक्चुअल में ये तो। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 16 देन द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू पूछिए। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी वैल्यू दी हुई है 16। अब b क्या होता है यहाँ पर, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा 3 और c तो हमारा c ही है। सो यहाँ पे -2 का स्क्वायर इज 4, माइनस 12c इक्वल टू 16, 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 12c, सो -12 इक्वल टू 12c, सो c की वैल्यू निकल के आती है -1। ये 12 उधर नीचे जाके डिवाइड हो गया, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इस तरीके से ये सॉल्व करना था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मस्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, एक आर्क है, सेंटर पे एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, लेंथ टू द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लेंथ डिवाइड बाई 2 पाई आर। सर्कमफरेंस का सर्कल होता क्या है, 2 पाई आर ही तो होता है। सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर। सो यहाँ पर 2 पाई आर और 2 पाई आर कैंसिल हो गया। थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री थी, सो 90 अपॉन 360 कितना मिलेगा हमें, 1/4। सो द करेक्ट आंसर इज 1:4 विच इज ऑप्शन बी। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना था। यस, परफेक्टली करेक्ट। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया है तो सिंपली हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे और हमें फाइंड क्या करना है, ये जो सेंटर पे एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, इस सेक्टर का सेंटर वाला एंगल। सो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 60 पाई हमें दिया हुआ है। सो यहाँ पर अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो पाई और पाई तो कैंसिल हो गया, 60 और रेडियस का स्क्वायर, ये सब चीज़ें हम दूसरी साइड भेज देंगे। 60 इंटू 360 डिवाइड बाई रेडियस की वैल्यू 12 है, सो 12 इंटू 12। अब 12 1 ज़ा, 12 5 ज़ा, 12 1 ज़ा, 12 30 ज़ा, और 30 इंटू 5 कितना मिलता है हमें, 150 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज 150 डिग्री। पहले भी ऐसे हमने देखा था, किसी आंसर में 150 डिग्री आया था, बट उसमें लेंथ ऑफ आर्क था, यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर है। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एम्पिरिकल फॉर्मूला लगेगा। सो यहाँ पर मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ है, मोड माइनस मीडियन को मेड लिख रहा हूँ यहाँ पे, कितना दिया हुआ है, 24। अब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है, क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मुझे चाहिए मोड माइनस मीडियन, क्यों चाहिए, ताकि मैं ये वैल्यू पुट कर सकूं और इसे यूज कर सकूं। सो यहाँ 3 मीडियन है तो इसे मैं स्प्लिट कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं, यानी मोड इक्वल टू मीडियन प्लस 2 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इस मीडियन को उस साइड भेज सकते हैं, सो मोड माइनस मीडियन इक्वल टू, और इन दोनों में 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, मीडियन माइनस मीन। अब मोड माइनस मीडियन की वैल्यू तो हमें 24 दी हुई थी, एंड ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में था इसे डिवीजन में भेज सकते हैं। सो यहाँ पर मीडियन माइनस मीन जो है, इसकी वैल्यू हमें कितनी निकल के आती है हमारे पास, 12। 24 डिवाइड बाई 2 विच इज 12। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए
विच इज 12। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वापस जरूर देखना। नेक्स्ट, 2 डाइस आर टॉस साइमल्टेनियसली, ठीक है, 2 डाइस रोल किए, टॉस किए, टोटल 36 पॉसिबिलिटीज होती है, जिसमें हमें जानना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स ऑन बोथ द डाइस। दोनों ही डाइस में क्या चाहिए हमको, ऑड नंबर। अब इवन नंबर वाला जो लाइन होता है, आई होप आपको ऑलरेडी पता है वो 36 पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती है, 1 1 1 2 1 3 ऐसे सो ऑन। इवन नंबर वाले यानी 2 का कॉलम, 4 का कॉलम, 6 का कॉलम तो वैसे ही पूरा का पूरा हट गया। 1 का कॉलम, 3 का कॉलम, 5 का कॉलम ये हमें चाहिए, लेकिन 1 में भी सिर्फ 1 1 1 3 1 5 चाहिए। 3 में भी 3 1 3 3 3 5 चाहिए। 5 में भी 5 1 5 2 सॉरी 5 3 और 5 5 ये चाहिए। सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमें हमारे कितने निकल के आते हैं, 9 और फेवरेबल आउटकम्स 9 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। सो 9/36 हमारा आंसर आता है विच इज डी। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/4 आता है, लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं, इसी फॉर्मेट में है। सो 9/36 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, हमें क्या करना है, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर डिवाइड बाई करना है रेडियस का स्क्वायर। अब यहां पर टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता क्या है, 3πr² डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर मतलब वही r²। सो r² कैंसिल हो गया, बचा 3π और नीचे बचा 1। सो 3π/1 हमारा रेशियो निकल के आता है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड हेमिस्फीयर, इसका टोटल सरफेस एरिया बोला है। सो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 1, वैल्यू ऑफ हाफ साइन थीटा/2 पूछा है। तो आधे बच्चे तो यहीं पे थोड़ा टेंस्ड हो जाएंगे, भाई एनसीईआरटी में थीटा/2 आधा एंगल ऐसा कहां से ढूंढे हम, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है, तो जरूरी नहीं है सब एनसीईआरटी में दिया हो ऐसा ही पूछेंगे। सो यहाँ साइन थीटा 1 दिया है, तो दिमाग में एक ही चीज क्लिक होनी चाहिए कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि साइन 1 होता कब है, 90 डिग्री पे। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो हाफ साइन 90/2 कितना होता है, 45 डिग्री। सो हाफ साइन 45 होता है 1/√2। सो इसकी वैल्यू निकल के आती है 1/2√2 विच इज ऑप्शन ए। सो ए इज करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट, 2 लाइंस है, पैरेलल है, ऐसा भी दिया हुआ है। एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है 5x - 3y = 2, और दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी जो पैरेलल लाइंस के लिए सेटिस्फाई करे, वो हमें जानना है। सो अगर पैरेलल लाइन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, पहले 2 रेशियो इक्वल और तीसरा नॉट इक्वल। सो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो 5/-15 हमें -1/3 देगा, -3/-9 1/3 देगा। सो ये दोनों नॉट इक्वल, सो बात खत्म हो जाती है। यहां पर ये क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड देखते हैं, 5/15 1/3, -3/9 -1/3, अगेन नॉट इक्वल, सो ये भी ऑप्शन नॉट पॉसिबल। तीसरा देखूं तो 5/9 और 3/15, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, दूर दूर तक बिल्कुल सेम नहीं मिल सकता। 5/-15 -1/3, -3/9 -1/3। देखो पहले 2 रेशियो तो इक्वल हो गए, और वैसे भी सोच सकते हो पहले 3 ऑप्शन 100% श्योर है हम, पॉसिबल नहीं है तो चौथा ही होगा। और तीसरा टर्म भी देख लेते हैं, 2/5, ऑब्वियसली वो नॉट इक्वल, सो पहले 2 इक्वल, तीसरा नॉट इक्वल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन ही ये है, पहले 2 के रेशियो इक्वल, तीसरा नॉट इक्वल। अब क्या दिया हुआ है, 3 नंबर्स एपी में है और तीनों का सम कितना दिया हुआ है, 30। अब कभी भी 3 नंबर्स वाला आए इन एपी तो फिक्स है, आपको 3 टर्म्स क्या लेने हैं, a - d, a और a+d फिक्स है। 3 टर्म्स के लिए इन्हीं को हमें कंसिडर करना है। यहां पे डी का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस d है। अब क्या बोला है, तीनों का सम 30 है, यानी तीनों का अगर मैं ऐड करूं तो क्या मिलेगा हमें, 30। अब यहां पर -d+d कट जाएगा, a+a+a यानी कि 3a, वो हमें 30 दिया हुआ है। सो a की वैल्यू निकल के आई हमारी 10। अब क्वेश्चन में हमें बोला था व्हाट इज इट्स मिडल टर्म। अब ये हमारा पहला टर्म था, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। सो मिडल टर्म क्या है हमारा a, और a की वैल्यू ही हमें 10 मिली है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 10। नेक्स्ट, यहां पर हमें ABC ट्राइंगल में DE और BC पैरेलल दिया हुआ है। ये AD की वैल्यू हमें 4 दी हुई है और AB की वैल्यू हमें 9 दी हुई है।
पूरे AC की वैल्यू 13.5 दी है। अब यहां पर मेजॉरिटी बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो ये है कि BPT लगाएं या सिमिलैरिटी लगाएं। तो मैंने अगेन पहले भी बताया है, कभी भी अगर ट्राइंगल के सिर्फ और सिर्फ साइड्स के पार्ट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये AD और DB यूज हो रहे हैं, तो BPT। पूरा AB, पूरा AC सिनेरियो में आते ही समझ जाना वहां पर सिमिलैरिटी लगेगी। और सिमिलैरिटी, हम ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, एंगल A कॉमन, ट्रिपल A से भी आप समझ सकते हो। सो अब यहां पर AD अपॉन AB विल बी इक्वल टू AE अपॉन AC। AD की वैल्यू 4, AB की वैल्यू 9, AE की वैल्यू नहीं पता, और AC की वैल्यू 13.5। 13.5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम 54 डिवाइड बाई 9। सो AE की वैल्यू हमारी निकल के आती है यहां पर 6 सेंटीमीटर। सो 6 ऑप्शन में भी है, बट यहां पर एक गड़बड़ है। बच्चे यहां पे 6 सेंटीमीटर देखते ही खुश हो जाएंगे, टिक भी कर देंगे, ऑप्शन में है ही, बट वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करो। फाइंड करना था EC, तो EC एक्चुअल में मिलेगा कैसे? AC में से AE सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी 13.5 minus 6 which is 7.5 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन B which is 7.5 सेंटीमीटर। इन छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना है, जोश में होश नहीं खोना है। नेक्स्ट, एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट देन द सन्स एल्टीट्यूड एट दैट टाइम। कभी भी ऐसा हो, शैडो और टावर की लेंथ अगर इक्वल है तो समझ जाना एंगल 45 डिग्री ही होगा। इसका सिंपल सा रीजन है, ये और ये इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे tan थीटा ऑपोजिट साइड और ये एडजेसेंट दोनों आपस में इक्वल है, यानी अगर इसे भी x मानूं ये भी x होगा, आपस में इक्वल है। सो tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है? 1। सो थीटा कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 45 डिग्री। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या दिया हुआ? इन द गिवन फिगर AB एंड AC आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल इफ ABC 42 डिग्री है। अब अगर ABC 42 डिग्री है तो ACB भी 42 डिग्री होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये दो साइड्स इक्वल तो ये सामने सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये दो साइड इक्वल तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, 42। और ये तीसरा एंगल हमें कितना मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? 96 डिग्री, विच इज ऑप्शन ए। यानी 42 हो गया हमारा 84, और 180 में से अगर 84 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 96 डिग्री मिलता है। नेक्स्ट, द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब फोर्थ वर्टेक्स जानना है, यानी एक पैरेललोग्राम के एक तरीके से 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। चौथे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें जानना है। सो पैरेललोग्राम कुछ हमारा ऐसा होता है, A जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए -2,3, B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 6,7, C के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 8,3, और D के कोऑर्डिनेट्स हमें जानने हैं जिन्हें हम सपोज कर रहे हैं x, y। अब याद रखना, पैरेललोग्राम जो होता है उसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि ये AC का जो मिड पॉइंट होगा और जो BD का मिड पॉइंट होगा वो सेम टू सेम होगा, कॉमन होगा। जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट है। तो मैं कह सकता हूँ MP यानी मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब AC का मिड पॉइंट क्या होगा? -2 + 8/2, 3 + 3/2 इक्वल टू BD का मिड पॉइंट क्या होगा? x + 6/2, y + 7/2। अब x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल, y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल, यानी -2 + 8 कितना होता है हमारा? 6/2। इट विल बी इक्वल टू x + 6/2। 2 कैंसिल हो गया, सो 6 इक्वल टू x + 6। सो x की वैल्यू 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 मिली हमें। वैसे ही 3 + 3 6, सो 6/2 इक्वल टू y + 7/2। 2 कैंसिल, 6 इक्वल टू y + 7। ये 7 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो y की वैल्यू क्या मिली हमें? -1। सो 0, -1 यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट, फॉर एन इवेंट E, P of E + P of not E। इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। किसी चीज की अगर होने की प्रोबेबिलिटी होती है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी भी होती है, और ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि इनका सम 1 होता है।
अब इनका सम यहाँ q दिया है तो मैं कह सकता हूँ q की वैल्यू ही 1 हुई, क्योंकि इनका सम तो 1 होता है और यहाँ q दिया है, सो ये आपस में इक्वल हुआ। और ये 1 अगर मैं यहाँ पुट कर दूं यानी q स्क्वायर माइनस 4 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 कितना मिलता है हमें -3, विच इज ऑप्शन ए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्या किया लॉजिक? सिंपल, इवेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, सम 1 होता है और यहाँ q दिया है सो q 1 हो गया और सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर QR इज अ कॉमन टेंजेंट। ठीक है, QR कॉमन टेंजेंट है और इंफॉर्मेशन हमें क्या दी हुई है यहाँ पर, टू द गिवन सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली एट A। ठीक है, A पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द टेंजेंट एट A मीट्स QR एट P। ठीक है, यहां पर ये जो है P पे मीट कर रहा है। AP हमें दिया हुआ है 4.2, ये जो AP है इसकी लेंथ दी हुई है हमें 4.2। अब ये हमको पता होना चाहिए ये P एक तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है इस सर्कल के लिए और इस सर्कल के लिए भी। अगर ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट है तो PQ की वैल्यू भी 4.2 होगी, और अगर यहाँ 4.2 है तो ये भी 4.2 होगा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट। सो QR की वैल्यू इन दोनों का टोटल होगा जो कि कितना होगा 8.4। बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन था बट बहुत इजी है। 8.4 सेंटीमीटर। क्या किया, ये 4.2 तो ये 4.2, ये 4.2 तो ये 4.2 और इनका टोटल हमें फाइंड आउट करना था। इट विल बी 8.4 सेंटीमीटर। सेकेंड थियरम लगा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कितने सॉल्यूशन होंगे? सो रेशियोज की अगर हम बात करें 1 डिवाइड बाई -3, 2 डिवाइड बाई, अच्छा पहले इसमें सब कुछ लेफ्ट साइड ले आते हैं, इसके फॉर्मेट में हम पहले तो बना लेते हैं इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे 1 डिवाइड बाई -3 हो गया, 2 डिवाइड बाई -6, 2 डिवाइड बाई -6 इट विल बी 1 डिवाइड बाई -3 ओनली, 5 डिवाइड बाई 1। सो कह सकते हैं पहले दो रेशियोज जो है वो आपस में इक्वल आए और तीसरा वाला इक्वल नहीं आया तो यहाँ पर सॉल्यूशन एक भी नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। क्योंकि इस तरह का जो इक्वेशंस, इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं, लाइंस कैसी होती है, पैरेलल, और अगर लाइंस पैरेलल है तो सॉल्यूशन एक भी नहीं। डन। कॉमन डिफरेंस पूछा है, सो कॉमन डिफरेंस तो हमारा A2 माइनस A1 होता ही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 कर लो या A3 माइनस A2 कर लो। सो 1 माइनस 4x अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2x, डिनोमिनेटर सेम ही है, सो 1 माइनस 4x माइनस 1 अपॉन 2x, 1 और -1 गया, माइनस 4x अपॉन 2x, x भी कैंसिल हो गया, -4 डिवाइड बाई 2 इज -2 विच इज ऑप्शन बी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगेन अच्छा क्वेश्चन था काफी। नेक्स्ट, 2 dice are thrown together, the probability that they show different numbers is। ठीक है, डिफरेंट नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब इसके तरीके दो है, एक तो आप सब काउंट कर लो डिफरेंट नंबर्स कब कब मिल रहे हैं, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर आसान तरीका ये है, सेम नंबर कब मिलता है हमको, 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ठीक है, ये 6 पॉसिबिलिटीज है। तो सेम मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो डिफरेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज 1 माइनस सेम आने की प्रोबेबिलिटी। सो सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलता है 5/6 विच इज ऑप्शन बी। क्या किया, जो मुझे चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए जो नहीं चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग अ करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, गड़बड़ है, कुछ पहले आ चुका है। सो इफ a इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 3 पावर x इक्वल टू, ये सब दिया हुआ है हमें, और LCM 3780 दिया है, यहाँ 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो पहले तो हम क्या करेंगे, 3780 का हमें करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 के टेबल में आएगा 2 1 2 8 16 9 0 1 17 8 16, yes, then 2 9 4 5। ठीक है, देन अब तो 2 से जाएगा नहीं लेकिन 3 से जाएगा, सो 3 3 1 5, अगेन 5 3 8 9, अगेन 3 से जाएगा 1 0 5, अगेन आई गेस 3 से जाएगा 3 3 35, अब 5 से 5 7 एंड 7 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर मैं बात करूं तो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। सो अब यहाँ पर हमें इंडिविजुअल ये सब वैल्यूज दी हुई थी, एलसीएम ये निकल के आता है। अब एलसीएम होता क्या है
किसी भी टर्म का मैक्सिमम पावर हमें कंसीडर करना पड़ता है। अब 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 तो हमें एलसीएम में भी दिख रहा है, तो ये तो कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। 3 का पावर x है, अब यहां 3 पावर x है, यहां 3 1 है, यहां भी 1 है, तो अगर ये मैक्सिमम पावर्स होते तो यहां पर एलसीएम में सिर्फ एक 3 होता। यहां एलसीएम में 3 पावर 3 है, तो इससे भी 3 पावर 3 होना पड़ेगा, सो दैट इसे हम एलसीएम में कंसिडर करें। यानी 3 पावर x मस्ट बी इक्वल टू 3 पावर 3। सो हम कह सकते हैं x की पावर 3 होनी चाहिए, तो ही ये सेटिस्फाई करता है कि हमारा एलसीएम 3780 निकल के आए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरोज ढूंढने बहुत इजी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करनी है। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, सो 9 2 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 भी होता है। सो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। कॉमन लिया 2x, तो अंदर बचा x माइनस 3 प्लस 3, अंदर बचा x माइनस 3। सो एक ब्रैकेट 2x प्लस 3, एक x माइनस 3, एक x की वैल्यू निकल के आती है 3 और एक x की वैल्यू निकल के आती है -3/2। 3 और -3/2, 3 और -3/2, विच इज ऑप्शन ए। सिंपल बेसिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी थी और कुछ नहीं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर, यानी वर्टिकल टावर है, फुट से 30 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बन रहा है? 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर। कितना सिली क्वेश्चन पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, एडजेसेंट दिया हुआ है, सो हम सीधा सीधा tan 60 डिग्री लगा लेंगे। ऑपोजिट नहीं पता, उसे ही हम x सपोज कर लेते हैं हाइट को। एडजेसेंट 30 दिया हुआ है, ये हमारा √3, सो x की वैल्यू निकल के आती है हमारी 30√3। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, cos थीटा हमें दिया हुआ है √3/2, साइन ये जो भी सिंबल है 1/2, और tan इसका सम ये हमें पूछा है। तो पहले तो सीधा सीधा घंटी यही बजनी चाहिए, cos √3/2 कब होता है? जब थीटा 30 डिग्री हो। साइन 1/2 कब होता है? जब एंगल 30 डिग्री हो। सो ये दोनों की वैल्यू 30 डिग्री मिली, यहां पुट कर दूं, सो tan 30 + 30 60 डिग्री, विच इज √3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, और सॉरी ऑप्शन ए। एक तो यही किया, खाली मुंह से निकल गया सी। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो बहुत सिंपल है, अगर इंटरसेक्टिंग टेंजेंट्स ऐसे हैं तो कुछ इस तरीके से एक टेंजेंट बन सकता है जो कॉमन हो, एक और यहाँ नीचे बन सकता है। बस 2 ही टेंजेंट्स कॉमनली बन सकते हैं, इससे ज़्यादा बन नहीं सकते। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर इफ PT इज अ टेंजेंट, अगर PT टेंजेंट है तो यहाँ पर हमारा वो थियरम दिमाग में चमकना चाहिए कि यहाँ एंगल बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अब ये 90, ये 35, तो ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा? 90 10 10 125। सो 125 से ये हमारा निकल के आता है, अच्छा 90 - 35 ही कर लेते हैं, इससे अच्छा सीधा सीधा। सो 55 डिग्री ये हमारा निकल के आता है। सो ये अगर 55 है तो इसकी वैल्यू हमारी निकल के आएगी 125 डिग्री, विच इज ऑप्शन डी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, एकदम बेसिक सा। नेक्स्ट, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज अ ट्रेपेजियम। यानी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स अगर प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है तो वो ट्रेपेजियम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करती है, रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट करती है, स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करती है, प्रोपोर्शन में तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर ट्रेपेजियम ही पॉसिबल है। नेक्स्ट, अगेन एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है? AD की वैल्यू हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर, BD की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर, एंड BC की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर, और हमें पूछा है DE की वैल्यू। अब एक और बात यहाँ पर हो सकता है, अभी यहाँ पर लगेगा सिमिलैरिटी। अब हो सकता है आपके दिमाग में आए, सर आपने तो बोला था ना पार्ट्स अगर सिनेरियो में हो तो फिर BPT लगता है। यहाँ BPT नहीं लगेगा, क्योंकि एक और लॉजिक जो चीज़ मैंने बताई है इंपॉर्टेंट,
कि ये पार्ट्स में डेफिनेटली बीपीटी लगता है, लेकिन जब भी ये वाली साइड, ट्राइंगल की ये वाली साइड जो दोनों पैरेलल होती है, वो सिनेरियो में आ जाए 110% सिमिलैरिटी ही लगेगा, क्योंकि बीपीटी में ये पार्ट्स आते ही नहीं है, ये होते ही नहीं है। सो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली दिस अपॉन दिस होल, यानी AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC, यानी AD दिया हुआ है 2, AB पूरा कितना होगा, 3 और 2 5, DE नहीं पता, और पूरा BC हमें दिया हुआ है 7.5। सो 7.5 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 15 डिवाइड बाई 5 इतना होगा हमारा DE। सो DE की वैल्यू हमारी निकल के आती है 3 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन बी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट, गिवन है ये और हमें फाइंड करना है K की वैल्यू। सो HCF दिया है, LCM में एक चीज मिसिंग है बस, और 2 नंबर्स भी दिए हैं, तो हम बेसिक सा फॉर्मूला लगा लेंगे हमारा, दैट इज HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। अब HCF है हमारा 40, LCM है हमारा 252 इंटू K, A और B है हमारे 2520 इंटू 6600। ये दोनों चीज, अब ये दोनों जो है वो नीचे भेज दूंगा तो K की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2520 इंटू 6600 डिवाइड बाई 40 इंटू 252। अब क्लियरली दिख रहा है 252 10 जा 2520, 1 जा 10 जा 10 में भी ये 0 और ये 0 को कैंसिल कर सकते हैं। अब 4 और 6600 को हमें डिवाइड करना है, सो ये 2 जा, ये 3300 जा, और ये 2 1 जा, और ये बनेगा 1650, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। K की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1650। इंटरेस्टिंग। सो हाफ सेंचुरी पे पहुंच गए हम। अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, तो पहले तो दोनों नंबर्स इरेशनल होने चाहिए। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, सो इनका रूट रेशनल होता है, क्योंकि रूट 16 4 होता है, रूट 4 2 होता है। सो ये तो हमारे इरेशनल है ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। यहां बात करूं, रूट 5 इंटू रूट 2 इज रूट 10, ठीक है, रूट 10 मिलेगा। अब रूट 10 हमारा रेशनल नहीं होता। रूट 3 इंटू रूट 27, अब रूट 3 इरेशनल है, रूट 27 भी इरेशनल है। रूट 27 को इनफैक्ट हम 3 रूट 3 लिख सकते हैं, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट हम निकालते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9। सो करेक्ट आंसर इज ऑल्सो ऑप्शन सी, विच इज रूट 3 एंड रूट 27। ऑप्शन डी भी आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। पहली बात तो ये रूट 36 6 मिलता है, और 6 हमारा इरेशनल होता नहीं है, सो ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट इज, अच्छा यहां पर शायद वो वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन हमें करना था, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। 40th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग अ करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट इज x/6। ठीक है, करेक्ट आंसर को गेस करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है x/6। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज 2/3, और नहीं गेस करने की प्रोबेबिलिटी, अब किसी चीज की होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, तो ये लॉजिक लगाएंगे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने में। सो x/6 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, इधर एलसीएम लेंगे, सो x/6 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज 1/3, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6 डिवाइड बाई 3 हमारी वैल्यू निकल के आती है यहाँ पर 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज 2। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 15 इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज, अच्छा यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है, एक 53rd perimeter of a sector of a circle whose central angle is 90 degree। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेंटर एंगल कितना दिया हुआ है हमको 90 डिग्री, और क्या बोला है, एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर हमें दिया, और हमें पूछा है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता ही क्या है, मैंने बताया, पेरी ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू 2πr प्लस 2r,
सो थीटा हमें 90 दिया हुआ है, 360 इंटू 2 इंटू पाई हमारा 22/7, रेडियस 7 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू 7, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा 2 1 जा 2 2 जा अगेन 2 1 जा 2 11 जा, 7 और 7 भी कैंसिल हो गया। सो यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 11 और 2 इंटू 7 इज 14। सो इन दोनों का सम हमारा निकल के आता है 25, विच इज ऑप्शन डी। सो 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in the given figure O is the center of the circle और MN is the chord and the tangent ML, यहाँ पर कितना दिया हुआ हमें, makes the angle 70 degree with MN, the measure of MON, MON एंगल का वैल्यू पूछा है तो बड़ा ही इजी है। क्या करेंगे हम, अगर ये एंगल 70 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री बनता है, तो ये ऊपर का एंगल जो सिर्फ बचा है वो कितना होगा, 20 डिग्री। अब ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये 20 तो ये भी 20 डिग्री, ये दोनों 20 20 तो मिला के कितना बन गया 40। सो ये सेंटर का एंगल बाकी बचा वो विच इज 140 डिग्री। MON कितना निकल के आएगा हमारा 140 डिग्री, विच इज ऑप्शन बी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इतना 70 तो इतना 20, ये 20 तो ये 20, और एंगल सम प्रॉपर्टी से सेंटर एंगल मिल जाएगा विच इज 140 डिग्री। Next question, the value of k for which the system of equation has infinitely many solutions. So infinitely many solutions के लिए ratio 3/6 will be equal to -1/k. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर k will equal to -6/3 which is equal to -2 which is option A. So correct answer is option A which is -2. Next, point P divides the line segment joining the points in ratio 5:2। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं यहाँ पर AB, बीच में एक पॉइंट है P जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 5:2 में, और इनके कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है यहाँ पर 4, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 1, 2, ये 1 है। अब हमें जानना है इस P के कोऑर्डिनेट्स, तो सिंपल है M1 x2 which is 1 plus M2 x1 upon M1 plus M2, M1 y2 plus M2 y1 upon 5 plus 2। सो यहाँ पर ये बनेगा 5 plus 8/7, 10 minus 10/7, सो 8 और 5 हो गया हमारा 13, सो 13/7, 0 हमारा आंसर निकल के आता है विच इज ऑप्शन सी। ये तो 0 हो गया, 10 minus 10 0, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज ऑल्सो 0, सो 13/7, 0। नेक्स्ट, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, सो A15 माइनस A11 48 दिया हुआ है। अब A15 होता क्या है, A प्लस 14D। ब्रैकेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो माइनस से साइन खुलेगा, मतलब ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज होगा, वहां गड़बड़ करोगे फॉर श्योर। -A minus 10D इक्वल टू 48। सो यहाँ पे A और A कैंसिल हो गया, 14D minus 10D इज 4D, 4D इक्वल टू 48, सो D की वैल्यू हमारी निकल के आती है 12, which is option A. Nice, easy question. Next, आगे बढ़ते हैं। The quadratic equation has dash roots, तो very easy, यहाँ पे again x² plus x plus 1 दिया हुआ है, b² minus 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। b² मतलब 1 का स्क्वायर, -4 into 1 into 1, so 1 minus 4 which is -3 which is less than 0, so not real। ठीक है, रूट्स होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि रियल इक्वल होते हैं इक्वल टू 0, इरेशनल भी नहीं होंगे, इरेशनल भी ग्रेटर देन 0, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी नहीं होगा यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नॉट रियल आएगा। इफ द HCF, अगेन ये क्वेश्चन भी यहाँ पर गलती से रिपीट हो गया है, हमारी k की वैल्यू 1650 आई थी, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन, हाँ ये रिपीट नहीं हुआ है, चलो मेरे को एक बार को लगा था फिगर ऐसा देखा देखा सा है, सो ये तो रिपीट नहीं हुआ है। सो यहाँ क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल लाइन है, अगेन हमें डीई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैसे टाइप का ही क्वेश्चन है ये। एमसीक्यू अगेन क्या किससे यूज होगा यहाँ पर, सिमिलैरिटी। सो सिमिलैरिटी की मदद से फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, साइन थीटा कॉस थीटा आपस में इक्वल है, तो याद रखना साइन और कॉस आपस में एक ही वक्त इक्वल होता है जब थीटा 45 डिग्री हो। अब अगर थीटा 45 डिग्री है तो हमें वैल्यू किसकी पूछी है, सेक 45 इंटू साइन 45। सो यहां पर सेक 45 डिग्री होगा कितना, √2, साइन 45 कितना होगा 1/√2। सो यहाँ पे √2 और √2 कैंसिल हो गया, इट मीन्स वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, ऑप्शन सी विच इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डाइस रोल किए हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ टू नंबर्स टू बी मोर देन 10, यानी 10 से बड़ा नंबर हमें मिलना चाहिए। मोर देन 10 बोला है, मोर देन इक्वल टू नहीं बोला है, यानी 10 भी नहीं चलेगा। सो देखो 5 के कॉलम में 5,5 जो होता है वो हमें देता है 10, लेकिन उससे बड़ा चाहिए, यानी 5,6, ये 10 से बड़ा दे रहा है, 6 और 5 11 होता है। 6 के कॉलम में 6,4 10 देता है, उससे बड़ा चाहिए, यानी 6,5। तो दो नंबर ये हो गए। सो 2/36 नहीं, अभी भी बाकी है, दैट इज 6,6, ये भी तो 10 से बड़ा है, ये भी हमको 10 से बड़ा दे रहा है ना, 6 और 6 12। सो फेवरेबल आउटकम हो गए 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए हमारे 36। सो 1/12 हमारा करेक्ट आंसर है विच इज ऑप्शन डी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, if alpha and beta are the zeros of polynomial then the value of, so easy 1/alpha plus 1/beta, इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताई है मैंने, -b/c होता है। सो -b/c का मतलब क्या हुआ, -3/-7 विच इज 3/7। यहाँ माइनस फॉर्मूला का है और ये -7c की पूरी वैल्यू है, इसलिए -7 लगाया है। सो करेक्ट आंसर इज 3/7 विच इज ऑप्शन सी। ये -b/c फॉर्मूला आया कैसे, तो इधर अगर हम एलसीएम ले तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा ये बनता है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 0 माइनस b/a, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a, a और a कैंसिल हो गया, सो -b/c। बस स्पीड को एनहेंस करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करो तो आपका टाइम बचेगा और कुछ नहीं, बाकी ये कंसेप्चुअली करोगे तो भी आंसर सही आएगा। नेक्स्ट, द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, ठीक है, ABC और PQR। सो PQ अपॉन AB पूछा है, तो याद रखना साइड्स का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है। यस, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट इसका लॉजिक सिंपल सा है, अगर तीन करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, तीनों को मैं ऐड कर दूं ऊपर नीचे, तो उनका ऑब्वियसली पेरीमीटर का रेशियो भी इक्वल होगा। खेल यहां पर यह है कि पहले ABC का पेरीमीटर दिया है फिर PQR का पेरीमीटर दिया है, जबकि रेशियो में पहले PQ है और फिर AB है। तो आपको रेशियो लेते वक्त ध्यान रखना है, ऊपर 48 होगा नीचे 56 होगा। यहां बहुत बड़ा खेल खेला जा सकता है, आपसे गलती हो सकती है फॉर श्योर। अब सिंप्लीफाई करूं इसे तो मैं 4 से तो कट ही रहा है, सो 4 1 जा 4 2 जा एंड देन 4 8 के टेबल से ही काट देते ना, और आसान। सो 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, सो 6:7 यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहां पर निकल के आता है। नेक्स्ट, ओहो क्या फिगर दिया है इतना, इससे आधी जन तो पक्का डर जाएंगे और सोचेंगे छोड़ो स्किप करो आगे बढ़ते हैं, इसका तो तुक्का मार लेंगे। बट देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ABCD दो कॉर्ड्स है, इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पे, और हमें बोला है करेक्ट सिमिलैरिटी बताओ। अब ADP ये किसके सिमिलर होगा, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड का एक कंसेप्ट लगता है कि एक सर्कल में, 9th स्टैंडर्ड का एक कंसेप्ट लगता है, वो कंसेप्ट क्या कहता है कि एक सर्कल में अगर दो पॉइंट है, दो पॉइंट का यहाँ पर अगर कोई एंगल बन रहा है और यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। सेम तरीके से ये एंगल्स और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, यानी ये दो पॉइंट जहां मीट कर रहे हैं कॉमनली, वो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो उस लॉजिक से हमारा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, और हमारा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो अगर ये लॉजिक क्लियर है तो इसके चलते ADP जो है वो किसके सिमिलर होना चाहिए, वो लॉजिक लगाओ।
ADP। सो ए वाला एंगल किसके बराबर है? सबसे पहले तो C के बराबर। डी वाला एंगल किसके बराबर है? B के बराबर। तो ADP जो है वो CBP के बराबर होना चाहिए, और CBP हमारा ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। आई होप क्लियर है। यहां पर क्या किया हमने? ADP, सो A का इक्वल एंगल C में है, D का इक्वल एंगल B पे है। सो A और D पहले अल्फाबेट्स है अगर, तो यहां पर C और B पहले अल्फाबेट्स होंगे, और लास्ट अल्फाबेट तो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल के हिसाब से P बन जाएगा। नेक्स्ट, इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 2, द मीडियन ऑफ द न्यू डेटा। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक्चुअल में सर खुजलाने की जरूरत पड़ जाती है कि कैसे वैल्यूज कुछ दी नहीं है तो किस बेसिस पर हम आंसर लिखे। तो लॉजिक समझना, मीडियन क्या होता है? एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू। मान लो अगर हमें नंबर दिया है 1 2 3 4 5, एग्जैक्ट बीच में वैल्यू क्या है? 3। इसमें आप आराम से कोई वैल्यूज को अज्यूम करके, छोटी छोटी वैल्यूज को अज्यूम करके कर सकते हो। अब हर एक टर्म को मैं 2 2 से बढ़ा दूं, सो यहां पर 1 का बन गया 3, 2 का बन गया 2 प्लस 2, 2 से बढ़ा रहा हूं ना, सो 2 + 2 4, 3 + 2 5, 4 + 2 is 6 7। अब मेरा मीडियन क्या है? 5। तो देखो, पुराने मीडियन और नए मीडियन में असर क्या पड़ा? मीडियन 2 से बढ़ गया। सो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीजेस बाय 2। अगर हर एक वैल्यू को मैं 2 से बढ़ा रहा हूं, मेरा मीडियन तो उसी पोजीशन पे रहेगा, बीच में ही रहेगा, लेकिन वो जो बीच वाला मेरा नंबर था उसे भी तो 2 से बढ़ाया। सो इसीलिए मीडियन पे असर क्या पड़ेगा? इट इंक्रीजेस बाय 2। नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 6 to 55। ठीक है, 6 से शुरुआत हो रही है और 55 पे जाके रुक रहा है। A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is perfect square। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी हमें जाननी है। अब परफेक्ट स्क्वायर 6 के बाद शुरू होता है, सबसे पहले 9, फिर 16, 25, 36, 49, ठीक है, देन 8, 60, इतने ही होते हैं। 1 2 3 4 5। इंपॉर्टेंट पार्ट, 6 से 55 नंबर्स हुए कितने? देखो, 1 से 55 तो 55 नंबर हुए। 1 से 5 नंबर हमें काउंट नहीं करने क्योंकि शुरुआत 6 से हो रही है। सो -5 कर दूंगा तो 50 टोटल नंबर्स है। सो 5 / 50 विच इज 1/10। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पर भी बच्चों से गड़बड़ हो जाती है। वो क्या करते हैं पता है? 55 - 6 करते हैं विच इज 49। सो 49 यहां पर लिख देंगे। सो 49 नहीं होगा, 55 - 6 नहीं करना है, 6 को भी गिनना है। जब हम 55 - 6 करते हैं ना, तो इस 6 वाले नंबर को मिस कर देते हैं, जबकि 6 से शुरुआत हो रही है, उसे भी काउंट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, यहां पर फिगर ही मिसिंग है। टेंजेंट्स पी एंड पी बी टू द सर्कल, तो कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। सर्कल, एक पी ए टेंजेंट, एक पी बी टेंजेंट, पी ए और पी बी। और क्या दिया हुआ है? सेंटर्ड एट ओ, सेंटर है हमारा ओ। फ्रॉम पॉइंट पी आर द परपेंडिकुलर्स टू ईच अदर। अच्छा, टेंजेंट्स भी आपस में परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पी ए की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, यानी एक्चुअल में ये फिगर कुछ ऐसा बनता। यहाँ पे कुछ स्क्वायर जैसा शेप का फिगर बनता है। यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। पी ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है हमें। देन द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ हमें यहाँ पर पूछी है। सो ए बी की लेंथ कितनी होगी? अब ये 5 है तो ये 5 है, यहां लग सकता है एपीबी में, ट्राइंगल एपीबी में पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के चलते इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी ए बी होगा क्या? √5² + 5² विच इज सिंपली 5√2। इसकी ट्रिक ऑलरेडी पीछे कई क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ। √a² + a² a√2 होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज 5√2 विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, XOYZ is a triangle with vertices X, O, Y and Z, so on. The length of its each diagonal is, ठीक है, length of its each diagonal। अच्छा, रेक्टेंगल दिया हुआ है, सो रेक्टेंगल में डायगनल्स तो इक्वल होती है। सो XY और OZ ये हमें डायगनल देता है। पहले तो XY से हम फाइंड आउट करते हैं। XY क्या होगा हमारा? √-3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर।
सो ये -3 का स्क्वायर होता है 9, -4 का स्क्वायर होता है 16, इसका अंडर रूट ये होता है 5 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स होता है। अब चाहो तो OZ का भी हम वैल्यू ढूंढ सकते हैं। OZ की वैल्यू एक्चुअल में √x² + y² होगी। अब x² y² देख के ऑप्शन सी मत देख लेना, हट के ऑप्शन दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है एकदम, चलो ये सी टिक कर देते हैं। लॉजिक लगाना, यहाँ पे रूट भी होता तो हम ऑप्शन सी टिक करते। सो द करेक्ट आंसर इज 5 यूनिट्स। आई थिंक यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। लेंथ ऑफ इट्स ईच डायगोनल इज, कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ये भी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है। यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ अंडर रूट भी हो, तो इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करते हैं। बाकी डायगोनल की लेंथ हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द एपी इज 16? ठीक है, इस एपी में 16 कौन से नंबर पे आएगा? विच टर्म ऑफ द एपी इज 16? सो ए हमारा -29, कॉमन डिफरेंस -26 -29, सो ये 3 निकल के आता है। an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। an को मैं यहाँ पर, अब बहुत बच्चे होंगे कि nth टर्म तो लास्ट होता है ना, लास्ट टर्म होता है, सो यहाँ पर 61 यूज कर लेंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि मुझे जानना है 16 कब आएगा, ये 61 कब आएगा ये नहीं जानना है। सो यहाँ पर nth टर्म मैं 16 सपोज करूंगा। a की वैल्यू हमारी होगी -29 + n-1 इंटू डी है हमारा 3। -29 उधर जाके ऐड होगा, सो 30 + 15 इज 45 इक्वल टू n-1 इंटू 3 डिवीजन में चला जाएगा, सो 45 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू n-1, सो 15 इक्वल टू n-1, n की वैल्यू आएगी 16। तो 16th टर्म ही हमारा कोइंसिडेंटली 16 होगा, यानी इस एपी का जो 16वां टर्म होगा वही 16 होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पर बच्चे हो सकते हैं an की वैल्यू 61 पुट करके सॉल्व कर दे, ये गड़बड़ हो सकती है, बट ध्यान रखना 16 कब आता है ये हमको जानना है, तो 16 हमारा an होगा। 61 कब आता है ये जानना होता तो हम an को 61 पुट करते। नेक्स्ट, हमें CBA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ दिया हुआ है हमें 80 इज अ टेंजेंट। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से कंसेप्ट की समझने की कोशिश करना। हमें CAT ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। अब ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये इतना 40, तो ये बाकी बचा कितना 50 डिग्री, क्योंकि पूरा 90 डिग्री होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये एंगल हमारा होगा 90 डिग्री। रीजन बीइंग AB जो है वो एक डायामीटर है, और एक सर्कल का जो डायामीटर होता है वो फिक्स है, वो एंगल 90 डिग्री ही बनाता है। कहीं पे भी ज्वाइन कर लो, डायामीटर से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। सो ये 50, ये 90, तो अपने आप ये एंगल हमारा निकल के आता है 40 डिग्री, विच इज ऑप्शन डी। काफी अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकली समझने की कोशिश करना। ये 40 तो एंगल, ये परपेंडिकुलर के चलते ये 50 डिग्री, ये 50, और ये डायामीटर से जो एंगल बनता है 90 डिग्री, और एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल के आता है हमारा यहाँ पे आंसर 40 डिग्री। नेक्स्ट, आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास, शी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट डैश ऑफ मार्क्स। यहाँ पर स्पेस आएगी, स्पेस मिसिंग है। सो यहाँ पर उसे क्या कैलकुलेट करना चाहिए? अब देखो, क्वांटिटी, और वो भी मैक्सिमम क्वांटिटी, मीन मीडियन मोड में। अब हमको सिर्फ ये नहीं समझना है कि मोड कैसे ढूंढते हैं, मोड एक्चुअल में होता क्या है, जो चीज सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जब बोला है, तो यहाँ पर अपने आप हमारे दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पर मोड आएगा, क्योंकि मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मोड में ही हम देखते हैं, यानी F1 उसी को लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा हो। डन। यहां पर हमने अपने सारे 72 MCQs और मेजॉरिटी क्वेश्चंस 1 मिनट के अंदर सॉल्व किए। कुछ में डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन के चलते टाइम ज़्यादा कम हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है। आई होप आपको सारे MCQs समझ में आए होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे 2025 बोर्ड्स में हमको रॉक करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।